जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी रीडिंग इस डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू से न्यूज़ आर्टिकल को पिक करते हैं एंड उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी रीडिंग की जो रीडिंग स्किल है उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको एक ऐसे लेवल पे लेकर के आ सकते हैं जहाँ पर पहुँच करके हम डिफरेंट जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे रीडिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सके अच्छे तरीके से विद एक्यूरेसी। बिकॉज फ्रेंड्स, इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे सेक्शन ऐसे आते हैं कि अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चंस इन मिनट्स, ठीक है, विद इन मिनट्स। बिकॉज आज के टाइम पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइम को अपने ध्यान में रख के ही होते हैं, ठीक है। टाइम बाउंडेशन होता है और ये इसीलिए होता है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो। एंड अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक बात कही जाती है दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मीन्स कि जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बियॉन्ड जा करके आपको उस पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस का उस पैसेज के अंदर क्या यूज़ है, क्यों यूज़ किया गया है, उस चीज़ का जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये आज का थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार चीज़ें डिस्कस कर ली कि किस तरीके से इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल बहुत ही सिंपल सा है ना, थोड़ा सा पढ़ने में चैलेंजिंग है, बट हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको भी अच्छे तरीके से, क्योंकि जब कभी भी इस तरीके के अगर हमारे पास आर्टिकल आते हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस आर्टिकल को समझने में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसकी एक बेसिक रीडिंग पहले से एडवांस में करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडिफाई इंग्लिश हब, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे हम इसमें। तो वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस आर्टिकल का जो PDF है उसको एक बार आप एडवांस में रीड कर सकते हैं। और साथ में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी मैच कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमेट इन द सेंस कि क्लाइमेट को लेकर के, है ना, एक मीटिंग होती है एनुअली, दैट इज़ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस साल भी वो मीटिंग होने ही वाली है, ठीक है। नवंबर दिसंबर के मंथ में ही होता है ये, है ना, अक्सर हमें हर साल न्यूज़ में रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो एक तरीके की मीटिंग है ये, जो क्लाइमेट, जो चेंज का भी अभी जो क्राइसिस है हमारी कंट्री के अंदर, है ना, हमारी कंट्री नहीं पूरे देश के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी के टाइम पे। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिनका मानना है, या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पैसे फंड को गेन करने के लिए उनका एक टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। तो उस चीज़ की भी बात करेंगे इस आर्टिकल के अंदर जब हम पढ़ रहे होंगे तो। पर सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्लाइमेट क्या होता है ना। ये बार बार वर्ड हमें देखने को मिलेगा, तो इसका क्या मतलब होता है थोड़ा पहले से एक बार जान लेते हैं। क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म पैटर्न। ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न का मतलब ट्रेंड होता है ये, है ना। पैटर्न का मतलब कोई भी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न। लंबे टाइम तक चलने वाला किसी चीज़ का, वेदर का, यानी मौसम का, यानी लंबे टाइम तक मौसम का जो एक पैटर्न होता है इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। यानी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि हमारा जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे यहाँ। आपको बारिश, वेदर, डिफरेंट वेदर्स देखने को मिल जाते हैं, ठंडी, सर्दी, गर्मी, है ना, सब कुछ, बारिश। तो हमारा जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डाइवर्स क्लाइमेट है। इट इंक्लूड्स एवरेज टेम्परेचर, इनमें शामिल है कि औसतन टेम्परेचर कितना होता है वहाँ पे, रेनफॉल कितनी होती है, ह्यूमिडिटी क्या है वहाँ की, विंड क्या है, एंड उनका डायरेक्शन वगैरह, स्पीड क्या है, एंड सीजनल साइकिल्स मेजर्ड ओवर डिकेड्स। यानी कई दशकों में ये सारी की सारी चीज़ें जो मेज़र की गई रहती हैं, तो इन्हीं का क्या होता है, मतलब इन्हीं चीज़ों का अमलगमेशन होता है, इसके अंदर शामिल होती है। अनलाइक डेली वेदर, यानी इनसे अलग, डेली के जो वेदर होते हैं उनसे अलग, क्लाइमेट डिस्क्राइब व्हाट कंडीशन आर जनरली एक्सपेक्टेड इन अ प्लेस। यानी किस तरीके का क्लाइमेट एक रीजन के अंदर, एक देश के अंदर, है ना, एक जगह के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं उस चीज़ की। तो इस चीज़ को ये क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है। साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज के बारे में जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बड़े और लंबे टाइम तक चलने वाले चेंजेस जो कि क्लाइमेट के अंदर आते हैं इन दिस लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स। इन्हीं लॉन्ग टाइम तक जो क्लाइमेट के पैटर्न्स होते हैं उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट या लास्टिंग चेंज आ जाए तो दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। टुडे, आज के टाइम पे, इट इज़ लार्जली ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये क्यों हो रहा है, तो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है ना। हम और आप जो चीज़ें करते हैं
इंडस्ट्रीज बनाना, व्हीकल्स चलाना, ऐसा ही कुछ, जैसे कि बर्निंग कोयले को जलाना, ऑयल गैस इन सबको जलाना, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को काटना, इंडस्ट्रियल एमिशन, तो इनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। दीज एक्शंस इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। इन एक्शन से क्या होता है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो इनसे ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज जो सनलाइट आती है सन की तरफ से उसको अर्थ के सरफेस पे ट्रैप करके रख लेती है। जनरली होना ऐसा चाहिए, जितनी भी हीट आती है सोलर जो इंसोलेशन है, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो है सोलर की जो लाइट्स आती है अर्थ के सरफेस पे, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, यानी उनको पकड़ लिया जाता है यहीं पे, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था, उससे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंक्रीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इन एक्शन से ये ग्रीन हाउस गैसेज का क्या सब में देखो तो आप कार्बन काफ़ी कॉमन होता है, ठीक है, विच ट्रैप्स हीट, जो कि क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। एज अ रिजल्ट के तौर पे जो दुनिया भर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल का मतलब जो पानी समुद्र के अंदर जो पानी का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलते हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, सूखा, है ना, हीट वेव्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस। यानी पहले के टाइम पे भी हुआ करते थे, बट ये बहुत कॉमन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही कॉमनली अकर होते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए हमारे क्लास का पर्पस होता है ताकि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कर सको, बिल्ड कर सको, छोटी छोटी चीज़ें ही सीखें, लेकिन एक अच्छा कलेक्शन हो आपके पास नॉलेज का। पहला आज के वोकैबुलरी को देख लेते हैं। पहला वर्ड क्या है हमारे पास, डिसएरे। डिसएरे क्या होता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर या कन्फ्यूजन की स्थिति, स्टेट दैट इज डिसएरे, केओस या डिसऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं। रैंप अप का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड रैंप अप। बूस्ट या एस्केलेट, बूस्ट वर्ड आया ही था कल, याद होगा आपको, एस्केलेट भी इसको आप कह सकते हैं। हॉस्टाइल क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल, एग्रेसिव और अनफ्रेंडली। एंटागोनिस्ट और अनफेवरेबल भी आप इसको कह सकते हैं। स्कटल एक वर्ब है। स्कटल का मतलब क्या होता है, टू इंटेंशनली डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी किसी चीज़ को जानबूझ करके क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड स्कटल करना। सैबोटाज या रिक भी आप इसको कह सकते हैं। रिक से याद रखिएगा, रिक के साथ हमेशा हम हेवॉक वर्ड का यूज ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। नेबुलस क्या होता है, तो नेबुलस नेबुला वर्ड से मिला है, बना हुआ है। नेबुला का मतलब होता है क्लाउड, और क्लाउड पता ही है आपको, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर क्लाउड आ जाता है उस चीज़ को वो अनक्लियर कर देता है, तो उसी से ये वर्ड बना, दैट इज नेबुलस। अनक्लियर या वेग, आइडिया ओपिनियन को कहा जाता है ज़्यादातर। इंडिस्टिंक्ट या हेजी भी आप इसको कह सकते हैं। फॉर्मिडेबल, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, इंटिमिडेटिंग हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिडेबल। डॉन्टिंग या इम्पॉसिबल भी आप इसको कह सकते हैं। आयरन आउट करना, आयरन आउट करने का मतलब क्या होता है, टू रिजॉल्व डिफरेंसेस और प्रॉब्लम। देखिए आयरन जो वर्ड है आप लोग को पता होगा, जब भी हम कपड़ा कोई भी पहनते हैं तो उसको आयरन जब हम कर देते हैं तो जो कि सिलवटें होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो वहीं से ये वर्ड निकल करके आया, दैट इज आयरन आउट, टू रिजॉल्व डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस को सॉल्व करना, ठीक करना। सेटल या रिजॉल्व। विंडिकेशन क्या होता है, प्रूफ दैट समवन इज समथिंग इज जस्टिफाइड, कोई भी ऐसी मतलब कोई आप बात साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको कोई प्रूफ मिल जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड विंडिकेशन। जस्टिफिकेशन या वैलिडेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स के अंदर। चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए आर्टिकल में, और किस तरीके से वर्ड बाय वर्ड हम आर्टिकल को अप्रोच करते हैं, ताकि जो हमारी रीडिंग की स्किल है वो इन्हांस हो सके। आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज़ न्यू होराइजन्स। न्यू होराइजन्स का मतलब क्या हुआ, तो न्यू होराइजन्स का मतलब हुआ नया डायरेक्शन या फिर एक नई पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, है ना, दैट इज कॉल्ड न्यू होराइजन, या नई शुरुआत भी आप इसको कह सकते हैं, न्यू होराइजन। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट टेक द लीड, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिनकी इकॉनमी अभी क्या कर रही है, इमर्ज कर रही है, अभी वो डेवलप कर रहे हैं, है ना। देखिए कई कैटेगरी की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड साथ ही साथ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। तो डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लोगों की जो जिंदगियाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत अच्छी है, वहाँ की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, करप्शन वगैरह बहुत ही कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस लेवल का है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है वहाँ पे। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ इन सब अभी उस रास्ते पे होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ बनने के रास्ते पे होती हैं, तो दे आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ मस्ट टेक द लीड, उनको लीड को ले लेना चाहिए, यानी बढ़त को ले लेनी चाहिए, लीडिंग की जो पोजीशन है उसको ले लेना चाहिए, किस चीज़ में, एड्रेस करने में, रिजॉल्व करने में। पता, एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पता लगा करके उसको ठीक करना, दैट इज कॉल्ड
किसी प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना, दैट इज़ एड्रेस करना, लीड कर सके एड्रेस करने में क्लाइमेट के क्राइसिस को। यानी क्लाइमेट के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है अभी के अंदर, है ना, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, वाइल्ड फायर के नंबर्स बढ़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाइमेट क्राइसिस। रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि कब कैसा मौसम रहेगा ये पता ही नहीं चलता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सामने आना चाहिए, इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स है, यही समझाना चाहेगा आर्टिकल के अंदर। देखते हैं आगे, 30th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो 30वां संस्करण है किस चीज़ का, COP का, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। शुरुआत में मैंने बता दिया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आर एक तरीके की मीटिंग है, काफ़ी बड़ी मीटिंग होती है, समिट होता है, जहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में आकर के क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करना है, उनको लेकर के किस तरीके की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इसका 30वां संस्करण हो रहा है ये, 1992 के अंदर ये शुरू हुआ था, ठीक है, रियो डे जेनेरियो के अंदर, ठीक है, रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है उस चीज़ को, जो कि पहला था, ठीक है। तो अभी के टाइम पे 30वां संस्करण है इसका। हैज़ बिगन, वो शुरू हो गया है कहाँ पे, ब्राज़ील के बेलेम में, यानी एक जगह है यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे ये शुरू हो चुका है। कमिंग 10 ईयर्स, आते हुए कहाँ पे, 10 साल तक। और ये किसके बाद, आफ्टर द हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट, यानी ये 10 साल किसके बाद है, उस हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस रखती है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिक, है ना। तो इस हिस्टोरिक या मोमेंटस पेरिस एग्रीमेंट के बाद, पेरिस एग्रीमेंट पता होगा आपको, 2015 के अंदर इसको साइन किया गया था, COP21 के नाम से जाना जाता है ना। ये काफ़ी बड़ा मोमेंटस टाइम पीरियड था जब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, उसको पेरिस एग्रीमेंट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसके बाद जब ये वही पेरिस एग्रीमेंट है, जब ऑल सिग्नेटरी मेंबर, जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स थे, सिग्नेटरी मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि किसी कोई भी मीटिंग है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो उसको जिन लोगों ने साइन किया रहता है तो उनको हम क्या कह देते हैं, सिग्नेटरी मेंबर्स कह देते हैं। तो जब सारे के सारे जो सिग्नेटरी मेंबर्स थे किस चीज़ के, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इस कन्वेंशन के, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जो कि क्लाइमेट चेंज से डील करता है, ठीक है, एक तरीके की बॉडी है, ये समझ जाइए, कमिटेड। तो ये जितनी भी सिग्नेटरी मेंबर्स थे उन्होंने कमिट किया, यानी कसम खाई, यानी वचनबद्ध हो गए किस चीज़ को लेकर के, टू अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को लेकर के, एक कॉमन से लक्ष्य को लेकर के। और लक्ष्य किस चीज़ का था, ऑफ कीपिंग टेम्परेचर्स, रखने का था टेम्परेचर्स को, यानी तापमानों को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम, एंड एज फार एज पॉसिबल, और जितना भी संभव हो सके बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये तो रखा गया कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तो हमें टेम्परेचर को बढ़ने से एनी हाउ रोकना ही हमारा बड़ा टारगेट है, बट हमें कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस भी क्या हो सके, ये ब्रीच ना हो। तो ये इससे क्या होगा कि जब आप इसको टारगेट करेंगे तो ये अचीव करना, मतलब इस यहाँ तक पहुँचना मतलब और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ये ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दिस वुड हैव बिन, ये हो जाता, क्या हो जाता है, एक आइडल प्लेटफॉर्म हो जाता है ना। ये आइडल प्लेटफॉर्म का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जहाँ पे जो बाकी चीज़ों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है ना, इंथुजियाज्म का काम करता। तो ये ऐसा हो जाता, दिस वुड हैव बिन, ऐसा होता, टू टेक स्टॉक ऑफ, ताकि क्या किया जा सके, टेक स्टॉक ऑफ द अचीवमेंट, यानी असेसमेंट किया जा सके। टेक स्टॉक का मतलब क्या होता है, असेसमेंट करना, किसी चीज़ को मापना, दैट इज कॉल्ड टेक स्टॉक, एंड टेक स्टॉक किया जा सके, असेस किया जा सके उन अचीवमेंट्स का सो फार जो अभी तक लिए गए हैं। तो ये हो सकता था ऐसा, एंड रैम्प अप, और रैम्प अप किया जा सके एम्बिशंस को, यानी महत्वाकांक्षाओं को, यानी जो भी चीज़ें हमने किया है उसको मतलब जो भी हमें एम्बिशंस है, जो भी हमारे फ्यूचर के जो लक्ष्य हैं या गोल्स हैं, उनको भी बढ़ाया जा सके। तो इसको असेस करने का एक अच्छा होता ये है ना, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इंस्टेड बजाय इसके देयर इज़ अ विजिबल सेंस, एक दिखा जाने वाला सेंस है, भाव है किस चीज़ का, डिसअरे का, यानी क्लियरली देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा क्योस मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर के। वो किस तरीके से, तो अभी आगे बताएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़, यानी जो USA है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स जो है, येट अगेन फिर से विड्रॉ, इसने क्या किया, वापस हो गया कहाँ से, फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, यानी जो पेरिस का एग्रीमेंट था उससे वापस हो गया, ये पता होगा आपको। दो नॉट द UNFCCC, हालांकि ये यहाँ से बाहर नहीं हुआ है, इसने अपने आप को पीछे नहीं किया है। एंड फ्रॉम 2017 और 2017 से ही दिस ब्रेक सिम्स, यानी ये जो ब्रेक था US के द्वारा, सिम्स ऐसा लगा डिसाइसिवली मोर हॉस्टाइल, क्या था ये, और भी ज़्यादा हॉस्टाइल था, यानी जो USA है और इस चीज़ को और भी ज़्यादा हॉस्टाइल तरीके से, अग्रेसिव तरीके से अप्रोच कर रहा है। विल्डिंग थ्रेट्स ऑन टैरिफ्स, विल्ड करते हुए ना, विल्ड
करते हुए किस चीज़ को, थ्रेट्स को, यानी डरो, थ्रेट का मतलब धमकियों को, विल्ड का मतलब क्या होता है, एक्सर्ट करना, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर प्रेशर डालना, दैट इज कॉल्ड विल्ड, यानी पावर का यूज़ करना, थ्रेट्स का, ऑन टैरिफ्स के ऊपर, एंड ब्रिंगमैनशिप, और ब्रिंगमैनशिप के ऊपर। ब्रिंगमैनशिप क्या होता है, तो ब्रिंगमैनशिप इज कि जो फ़ायदा लेने के लिए जो टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, रिस्क की टैक्टिक्स, अभी के टाइम पे जो ट्रम्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिंगमैनशिप, है ना। तो ये जो फ़ायदा लेने के लिए जो टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और जो टैरिफ का एग्जर्शन किया जा रहा है, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा करते हुए यूएस की जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, सिम्स एक्टिवली कमिटेड, प्रतीत होता है कि वो एक्टिव तरीके से क्या है, कमिटेड है, किस चीज़ को लेकर के, डिरेल करने को लेकर के, पटरी से उतारने को लेकर के, दूर हटने को लेकर के, उन स्टेप्स का टुवर्ड्स एमिशन कट, जो किन किन चीज़ों को लेकर के है, एमिशन कट को लेकर के है, उन नए रास्तों को लेकर के है, जो कि फंड करने को लेकर के, एडाप्शन को, है ना, एडाप्टेशन को, अगर है ना, एडाप्टेशन क्या होगा कि अगर क्लाइमेट चेंज से हमें फाइट करना है तो हमें कुछ मेजर्स को एडाप्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से अनुकूल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से उन्होंने एडाप्टेशन को फंड करने से भी क्या किया, उन्होंने उन स्टेप से डिरेल किया, उतर गए हैं वहाँ से, उन्होंने उसी से अपने आप को बाहर कर लिया है। एंड अडॉप्टिंग क्लीन टेक्नोलॉजी, और अडॉप्ट करने को लेकर के क्लीन टेक्नोलॉजी को, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए जहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब अगर इरिगेशन करना है तो इरिगेशन इस तरीके से हो जिससे एमिशन कम हो, ठीक है। अगर हम व्हीकल बना रहे हैं तो ऐसे व्हीकल्स बनाएं जो क्लीन एनर्जी पे चलते हो, जिससे एमिशन कम हो। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे, इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, यूएसए ने प्ले किया है बहुत बड़े रोल को, कहाँ पे, इन रिसेंट मंथ्स, यानी हाल ही के महीनों में, इन स्कटलिंग करने में। स्कटलिंग का मतलब क्या होता है, जानबूझ करके डिस्ट्रॉय करना, हमने देखा था। डिस्ट्रॉय करने में एक रेजोल्यूशन का मतलब एक वचनबद्धता को, बाई मेंबर्स ऑफ, जिसको लिया गया था किसके द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा जो कि इस संस्था के हैं, IMO, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के हैं, इनटू ट्रांजिशनिंग। और वो रेजोल्यूशन किस चीज़ का था, ट्रांजिशन करने को लेकर के था, शिफ्ट करने को लेकर के था, शिपिंग इंडस्ट्री को, यानी शिपिंग इंडस्ट्री को शिफ्ट करने को लेकर के था, अवे फ्रॉम, और किससे दूर, तो फॉसिल फ्यूल के यूज़ से दूर। यानी IMO के मेंबर्स ने कमिट किया था कि वो शिपिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या लाएंगे, उसके अंदर फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करेंगे। तो वो जो फेज़ था उससे भी वहाँ पे यूएसए का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो गया इस रेजोल्यूशन को ख़त्म करने में। आगे देखें, फॉलोइंग बिल गेट्स शिफ्ट, यानी फॉलो करते हुए, पीछे आते हुए, किस चीज़ को के पीछे आते हुए, बिल गेट्स के जो शिफ्ट है, बिल गेट्स का जो चेंज था, और चेंज कहाँ से आया था, ये फ्रॉम बीइंग, होने को लेकर के, यानी शिफ्ट कहाँ से था, फ्रॉम बीइंग अ वोकल एडवोकेट, यानी होने से लेकर के था, ये क्या होते वो एक बार वोकल एडवोकेट थे, यानी बोलने वाले, खुल करके बोलने वाले एडवोकेट थे, सपोर्टर थे, जो कि किसके, सपोर्टर ऑफ कर्ब एमिशन, ताकि क्या किया जा सके, रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके एमिशन को, यानी यहाँ से लेकर के टू वन यहाँ बनने तक। हु नो लॉन्गर, एक ऐसा इंसान जो कि अब नहीं देखता है क्लाइमेट चेंज को एज एन एग्जिस्टिंग थ्रेट, यानी यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसको फॉलो करते हुए बिल गेट्स एक बार क्या थे, वो एमिशन को कंट्रोल करना है ऐसा कहते थे, इसका वोकल एडवोकेसी करते थे, बट अब वो क्या कह रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही नहीं है ना, ये अब ऐसा नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता एज अ थ्रेट। मिस्टर ट्रम्प ने क्या किया, अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी इस चीज़ को, इस बात को एज अ बेनेडिक्शन, यानी एक बेनेडिक्शन के तौर पे, वैलिडेशन के तौर पे ऑफ हिज पोजीशन, यानी इस बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी अपनी पोजीशन पे क्या हूँ, सही हूँ। देयर इज़ अ केस, एक मामला है दैट की, देयर इज़ अ केस का मतलब एक रीज़न है दैट की यूएस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, यानी यूएस की जो ये पॉलिसी है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि खुद को आइसोलेट कर लेना, है ना, कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, है ना, हम अपनी सिर्फ आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा। इज ऑफ डिमिनिशिंग, जो कि किस चीज़ का था, ये पॉलिसी किस चीज़ को लेकर के थी, डिमिनिश करने को लेकर के थी, कम करने को लेकर के थी, उस रेलेवेंस को, उस महत्व को, जो कि ये नहीं रहा है, एक ऐसे समय पर, एक ऐसे एरा में, युग में, व्हेन, जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, यानी दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इन क्लीन एनर्जी, यानी क्लीन एनर्जी को लेकर के, यानी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो गई, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, आउटपेस कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है फॉसिल फ्यूल के इन्वेस्टमेंट को, यानी यहाँ देखा जा रहा है कि दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट है ना क्लीन एनर्जी की तरफ से, इसने आउटपेस कर दिया फॉसिल फ्यूल के इन्वेस्टमेंट को, यानी यहाँ फॉसिल फ्यूल में जो इन्वेस्टमेंट होती थी उससे ज़्यादा अब क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड दैट, और ये बात की कि बिजनेस ग्लोबली, यानी जो भी बिजनेसेस हैं दुनिया भर के अंदर हैव सीन, उन्होंने देखा है द राइटिंग ऑन द वॉल, यानी
फ्यूचर के अंदर इस थ्रेट को भी उन्होंने साइन को भी देखा है, तो ये अब हो रहा है ऐसा। बट एज द IMO एग्जाम्पल स्टेट्स, लेकिन जैसा कि ये IMO का जो एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देखा, स्टेट ऐसा बताता है द US एबिलिटीज यानी US की जो क्षमताएं हैं एज अ डीस्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी एक ऐसे फोर्स के तौर पे जो डीस्टेबलाइजिंग है, यानी चीज़ों को खराब करने का काम करता है, रिमेन फॉर्मिडेबल। तो इसकी जो एबिलिटीज़ है ना वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दैट मस्ट बी एट द बैक ऑफ नेगोशिएटर्स माइंड, यानी जो दैट मस्ट बी, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए नेगोशिएटर के माइंड में, दिमाग में होनी चाहिए, उनके दिमाग में पीछे होनी चाहिए। नेगोशिएटर का मतलब बातचीत करने वाले, व्हेन जब दे बिगिन द 12-day डेलिबरेटिव स्प्रिंट, जब वो शुरू करें किस चीज़ को, इस 12 दिन चलने वाली डेलिबरेटिव स्प्रिंट को। डेलिबरेटिव स्प्रिंट क्या होता है, तो मतलब कोई भी अगर किसी गंभीर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है, फोकस डिसीजन लेना है हमें, तो दैट इज़ कॉल्ड डेलिबरेटिव स्प्रिंट। स्प्रिंट पता ही होगा आपको, एक रेस होता है एक तरीके का, और ये 12 दिन चलने वाला है। दिस COP इज़ वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये जो COP है ना, अभी ये जो मीटिंग हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इज़ वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है। एज द ब्राज़ील प्रेसिडेंसी, जैसा कि जो ब्राज़ील की जो प्रेसिडेंसी है हैज़ एम्फसाइज्ड, जिसने इन चीज़ के ऊपर जोर भी डाला है। वाइल द वर्ल्ड्स कलेक्टिव एक्शन, जबकि दुनिया भर का जो एक कलेक्टिव एक्शन है, दुनिया भर का जो एक मिला जुला एक्शन है, इज़ फार शॉर्ट ऑफ, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा कम है। व्हाट द पेरिस गोल्स रिक्वायर, जिस चीज़ को ये जो पेरिस के अंदर गोल्स जो हमने सेट किया था वो ज़रूरी बनाते हैं। देयर इज़ पैल्पेबल ऑप्टिमिज्म, तो एक दिखा, विजिबल, पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, टैंजिबल या फिर रियल, एक रियल होपफुलनेस भी है, ऑप्टिमिज्म भी है। दैट की द टेनोर, यानी जो टोन होगी किस चीज़ की, डिस्कशन की, यानी जब बातचीत होगी इसकी जो टोन होगी फ्रॉम नाउ, अब से ऑन, विल विजिबली शिफ्ट टूवर्ड्स, वो विजिबल तरीके से शिफ्ट करेगी किसके तरफ, आयरन आउट करने की तरफ, रिजॉल्व करने की तरफ, प्रॉब्लम्स को आयरन आउट करने की तरफ, फाइनेंशियल मैकेनिज्म को, यानी फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उसको ठीक करने की तरफ होगी। फॉर एडाप्टेशन, ताकि एडाप्टेशन किया जा सके। प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, इस चीज़ के ऊपर होगा कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। एंड स्ट्रेंथनिंग कार्बन क्रेडिट मार्केट, और जो कार्बन क्रेडिट का मार्केट है उसको भी स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको भी मजबूती दिया जा सके। अब ये क्या होता है कार्बन क्रेडिट मार्केट, तो एक ऐसा मार्केट, देखिए मार्केट क्या होता है, जहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे एक तरीके का बिजनेस होता है, ठीक है, मार्केट की बात करें तो ऐसा ही होता है। तो कार्बन की क्रेडिट को लेकर के, यानी अगर 2 कंट्रीज़ हैं मान लीजिए, है ना, 2 कंट्रीज़ हैं, 2 कंट्रीज़ में से एक कंट्री, दोनों कंट्रीज़ का टारगेट सेट किया गया है कि आपको 1 साल में इतना कार्बन एमिशन करना है, इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, या फिर आपके बिजनेसेस को थोड़ा सा रोका जा सकता है, किसी तरीके का आपके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो अगर मान लीजिए ये जो कंट्री ये है उसने एमिशन टारगेट से कम एमिट किया, और ये ज़्यादा, कंट्री बी ने ज़्यादा एमिशन कर दिया उससे, तो ये जो कंट्री ये है उसका जितना भी परसेंटेज बचा हुआ था एमिशन से, उसका एक क्रेडिट बनाएगी वो, ठीक है, एक तरीके का कार्ड बनाएगी। और ये जो बी कंट्री है उस चीज़ को, उसने जो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दिया था उसको क्या करने के लिए, उसको गैप को फिल करने के लिए इस क्रेडिट को परचेज कर लेगी। तो इससे इस कंट्री के ऊपर भी क्या, इस कंट्री के ऊपर भी कोई किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। इट इज़ लाइकली दैट, यह संभावित है दैट की देयर विल बी अ रीन्यूड डिस्कशन, एक तरीके की अब नए तरीके से होने वाली डिस्कशन होगी ऑन हाउ, किस तरीके से टू मेक द यूनाइटेड नेशन, यानी ये जो मल्टीलैटरल प्रोसेस है, यानी बहुआयामी जो प्रोसेस है यूनाइटेड नेशन की, मोर इफेक्टिव, इसको और भी ज़्यादा असरदार बनाया जा सके एट डिलीवर करने को लेकर के डिसाइसिव आउटकम्स को, जिससे क्या है, ऐसे आउटकम्स हैं जो डिसाइसिव हो, निर्णायक हो, जिससे कोई निष्कर्ष निकल करके आए। एंड परहैप्स, और संभवतः और एक डिबेट को लेकर के जो कि है बनाने को लेकर के ऑन द क्रिएशन ऑफ अ क्लाइमेट काउंसिल, यानी इन सब चीज़ों के ऊपर ये बातचीत अब शिफ्ट हो रही है। एज ब्राज़ील, जैसा कि ब्राज़ील की जो कंट्री है उसने प्रपोज किया था अर्लियर दिस ईयर, इसी साल शुरुआत में ही उन्होंने इस चीज़ का प्रपोजल डाला था। ऑल ऑफ दिस प्रोमिसेस, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉमिस करती हैं फ्रेश एनर्जी को, यानी प्रॉमिस करती है कि नई एनर्जी को दिखाई जाएगी। एंड विवर को भी दिखाया जाएगा। विवर क्या होता है, एंथुसियाज्म टू अ प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के लिए दैट हैज़ कम टू बी सीन, जो अब ऐसे समय पे आ गया जिसको देखा जाता है एज इनइफेक्टिव, यानी इनइफेक्टिव माना जाता है, इसको बेअसर माना जाता है और एड्रेस करने में द क्लाइमेट क्राइसिस, यानी COP को अब महत्व काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन अभी की जो ये मीटिंग हो रही है इससे अब थोड़ा सा इसके अंदर जान आएगी।
हाउएवर हालांकि दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, एक तरीके का अवसर भी है किनके लिए, फॉर द लार्ज डेवलपिंग, बड़ी बड़ी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं उनके लिए। और ये कौन कौन है, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका इन पर्टिकुलर, खास तौर पे इनकी हम बात करें तो, टू स्टे क्लेम, ताकि वो क्लेम कर सके, जोर डाल करके अपने दावे को ठोक के बता सकें टू लीडरशिप, यानी इस लीडरशिप का, यानी वो लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दिस माइट रिक्वायर अ ग्रेटर डिस्प्ले, ये जो चीज़ है वो ज़रूरी बना सकती है एक और भी ज़्यादा बड़े डिस्प्ले की, प्रदर्शन की, जो कि है एम्बिशन का, महत्वाकांक्षाओं का, रिकैलिब्रेशन का, एंड साथ ही साथ रीएडजस्टमेंट का भी, जो कि है पास्ट पोजीशंस का, यानी आपके जो पिछले पोजीशंस रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो उनमें भी रीएडजस्टमेंट को शो करने, और ज़्यादा शो करने की चीज़ों को ये रिक्वायर कर सकती है, ज़रूरी बना सकती है। पर्टिकुलरली मुख्य रूप से ऑन फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये हो सकता था पहले फाइनेंशियली जो कंट्रीब्यूशन आया करता डेवलपिंग कंट्रीज से वो कम था, लेकिन हो सकता है कि अब उनमें कुछ चेंजेस आए। सैंस फायरवर्क्स, यानी शोर शराबे के बिना, सैंस का मतलब क्या होता है, विदाउट, है ना, और फायरवर्क्स का मतलब हो, शोर शराबा, हो हल्ला, यानी इसके बिना इंडिया मस्ट बिगिन, इंडिया को शुरू करना चाहिए एन इंटरनल डायलॉग, एक आंतरिक डायलॉग की, बातचीत की, टू प्लेस, ताकि रख सके इटसेल्फ, अपने आप को फेवरेबली, है ना, अच्छे तरीके से रख सके, फेवरेबल तरीके से रख सके, सही ढंग से रख सके, फॉर दिस, इस नेबुलस फ्यूचर के लिए, नहीं कैसे फ्यूचर के लिए जो काफ़ी ज़्यादा धूमिल है ना, अनक्लियर है, तो इस चीज़ के लिए इंडिया के पास ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे आ सकते हैं, एंड वी कैन सेट एन एग्जांपल कि हाँ, इतनी सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी वी कैन डू समथिंग, है ना, हम क्लाइमेट चेंज के मामले में लीडरशिप संभाल सकते हैं। चलिए आज के हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर इम्प्लाइज दैट, यानी जो ऑथर है वो इम्प्लाई करता है, बताता है दैट की डेवलपिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील, इनको क्या करना चाहिए, ऑथर के हिसाब से क्या करना चाहिए इनको, कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न नेशंस, नो, प्ले अ लार्जर रोल एंड प्रोएक्टिव रोल इन क्लाइमेट गवर्नेंस, ये हो सकता है हमारा आंसर, आगे देख लेते हैं। रिड्यूस देयर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट फंड, नो, कंप्लीटली अबैंडन फॉसिल फ्यूल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, नो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द करेक्ट आंसर ये, ठीक है, बड़े रोल को प्ले करना चाहिए क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर के। द एक्सपेक्टेशन, यानी जो उम्मीद है ब्राज़ील के प्रेसिडेंसी से, जो कि कोऑप को लेकर के, दैट इट विल बी, क्या है उम्मीद, क्या की जा रही है कि क्या हो सकता है ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी के अंदर। कंप्लीटली एलिमिनेट फाइनेंशियल डिस्प्यूट इन क्लाइमेट टॉक्स, नो, जो क्लाइमेट टॉक्स के अंदर जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उसको एलिमिनेट कर देना पूरी तरीके से, नहीं, आंसर ये नहीं होगा हमारा। रिड्यूस करे फ्रेश एनर्जी को और मोर इफेक्टिव डिसीजन प्रोसेस को, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। देखते हैं थोड़ा एक बार। प्रायोरिटाइज बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स ओवर क्लाइमेट एक्शन, नो, ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, रिप्लेस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिलैटरल पॉलिसी, भी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आर्टिकल सजेस्ट, आर्टिकल बताता है दैट यूएस विड्रॉ, यूएस ने जो विड्रॉ किया क्लाइमेट कमिटमेंट्स को लेकर के, प्राइमरली रिजल्टिंग, उससे क्या होगा, अ स्मूथ ट्रांजिशन इन ग्लोबल कोऑपरेशन, नो, इंक्रीज क्लैरिटी इन ग्लोबल पॉलिसी गोल्स, नो, हाइटेंड अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक टेंशन, बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यूएस इज स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, है ना, उसकी वो जो एक्शन लेता है, वो जो डिसीजन लेता है, वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है, उसको एक आइडल के तौर पे देखा जाता है दुनिया भर में। तो हो सकता है कि अगर ये एक्शन, अगर दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि हाँ क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ भी नहीं होता, तो चांसेस आर मोर कि बाकी सारे जो नेशंस भी हैं, यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर, वो भी सेम राग को अपना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एंड इस आर्टिकल का PDF और साथ ही इस क्लास का PDF, इफ़ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ इट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एडिफाई इंग्लिश हब, यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन करके। और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग तरीके से वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस वगैरह को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने रखते हैं, तो जो कि एक अच्छा तरीका माना जाता है चीज़ों को याद रखने का। तो यहाँ इस चीज़ के लिए भी आप हमारे साथ इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फीडबैक हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए, और अगर लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश रीडिंग का जो स्किल है उसको एनहांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।